हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें स्टडी करी थी। पहली चीज़ तो हम ये देख रहे थे, मिस्टेक के बारे में हमने समझा था। और जो हमारा टॉपिक बेसिकली है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये बहुत अच्छे से समझा था। आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर समझ आ रही होगी। इसके अलावा यूनिलेटरल, बाइलेटरल समझा था, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को अच्छे से डिटेल में समझा था। Then we came to our next topic, which was legality of object and consideration. इसके बारे में हमने एक दो एग्जाम्पल्स देखे थे और इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या केसेस हैं वो डिटेल में नहीं, लेकिन उसको ब्रीफ वे में स्टडी किया था। उसको हमने ब्रीफ वे में स्टडी किया था। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ें तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं, उस बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे आज। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे होगा और उसी पे हम बात करेंगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बेसिकली हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ शुड बी लॉफुल। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए लाइक विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। All these things were covered. So here we are going to study all these things in detail. Like the first point was that when consideration or object is forbidden by law, that means if it is against the provisions, or you can say statute, or you can say the particular section, or you can say the particular act. ठीक है, तो जैसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एक अपने आप में एक एक्ट है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट होता है। ठीक है, और ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का एक पर्टिकुलर एक्ट होता है। ग्रेचुटी का अलग एक्ट होता है जो आप आगे अपने इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, कवर करोगे। तो अगर कोई भी एक्ट उन पर्टिकुलर स्टैट्यूट में परमिसिबल नहीं है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। जिसके बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला। ये एग्जाम्पल बेसिकली हमने डिस्कस किया था, जो आपके सामने ये चीज क्लियर भी हुई थी कि अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एक्ट के तहत हो रहा है। उसमें अगर ब्रीच हो भी रहा है, कुछ फाइन ले दे के सेटलमेंट होना है, फाइन पे करके, पेनल्टीज पे करके, तो वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि उसमें अगर जैसे कोई अपना राइट, अपना पार जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, असाइन कर रहा है, तो उससे जो है ब्रीच से, उस पर्टिकुलर ब्रीच से, उस कंडीशन को तोड़ने से अग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ में बेसिकली क्या आ जाएगा, जैसे अब इंटेंशन जो है उस पे जाइएगा आप लोग। ठीक है, पार्टीज का इंटेंशन क्या है। अगर उनका इंटेंशन ये है कि हम लॉ के अगेंस्ट जाएंगे, तो फिर कोर्ट में वो इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे किसी भी हद से, मतलब किसी भी वे आउट से वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। चाहे वो उसमें पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर लें, दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर लें, तब भी कोर्ट उनको जजमेंट में उनके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही मानेगा, इनवैलिड ही मानेगा। प्लीड नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, द हिंदू लॉ इज डिफीटेड बाय एन अग्रीमेंट टू गिव सन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अलाउंस टू द नेचुरल पेरेंट्स। सो दिस इज अगेंस्ट द हिंदू लॉ। ठीक है, मतलब जैसे अगर पेरेंट्स जो हैं, ओरिजिनली जो पेरेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के, और वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है हर साल का इतना बनना है, अलाउंस है, हमारा पेमेंट है, कंसिडरेशन है, मॉनेटरी फॉर्म में जो हमें मिलना चाहिए, इसके बदले में आप मेरा बेटा ले लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए उसको। तो दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द हिंदू लॉ। इसलिए
इसलिए इस टाइप के एक्ट्स अगर हो रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, और फिर अगर मान लीजिए इसमें ही नेचुरल पेरेंट्स जो हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए किसी और को दिया है, दोनों पार्टीज ही अगर चाहें कि कोर्ट में हम जाके एनफोर्समेंट कराएं, हम एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही वॉइड हुई है, वॉइड एब इनिशियो जैसे बोलते हैं वो हुआ है, तो वो एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन इसमें नहीं है, और लीगल ऑब्लिगेशन अगर आ भी रहा है तो वो लॉफुल नहीं है। कोई भी अग्रीमेंट, अब जैसे थर्ड पॉइंट ये बोलता है कोई भी अग्रीमेंट अगर फ्रॉडलेंट है, जैसे अगर स्मगलिंग हो रही है किसी भी गुड्स की, ठीक है, गुड्स जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, और उनके साथ कुछ ऐसे कमोडिटीज भी सप्लाई हो रही हैं, ट्रेड हो रही हैं विच आर इलीगल, जैसे कि एग्जांपल्स हो गए ड्रग्स, ठीक है, वो भी सप्लाई हो रहे हैं, नॉर्मल जो ट्रेडिंग वाले गुड्स हैं किसी पार्टी को सप्लाई हो रहे हैं, तो वो भी उनके साथ सप्लाई हो रहा है, तो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे भी वो अग्रीमेंट पर्टिकुलरली वॉइड हो जाएगा और उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट में। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा ये बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन अगर किसी रूल को डिफीट कर रहा है, ठीक है, कोई रूल लगा है इंडिया में, जैसे इस टाइम पे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन का रूल चल रहा है, ठीक है, एंड कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी लेन देन हो रहा है विच इज डिफीटिंग दिस रूल, ठीक है, लॉकडाउन के रूल को डिफीट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, जैसे अभी तक जो लॉकडाउन जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उसमें nobody was allowed to you know take any such action which is against whatever was prescribed by PM मोदी। ठीक है, किसी को भी अलाउड नहीं था कि आप घर से निकलें और अपना पर्टिकुलरली जो बिजनेस है वो कैरी आउट करें या अपने ऑफिस में जाएं। तो जो स्टार्टिंग वाला फेज था लॉकडाउन का, अगर उसमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा होता, उसमें कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज होते, ट्रांजैक्शन होते, तो वो इस पर्टिकुलर रूल के अगेंस्ट था, तो वो अग्रीमेंट सब वॉइड होते। ठीक है, वॉइड इसलिए होते क्योंकि भले ही वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, लेकिन अगर जब कोर्ट की हेल्प लेने की बारी आती है ना, तो कोर्ट भी अपने हाथ खड़े कर देती है और मना कर देती है कि नहीं, हम इसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स कैरी आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्रीमेंट तो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है। इसके अलावा पॉइंट क्या है, व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। अब इंजरी का मतलब ही इसमें जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि अब आप किसी के बुक्स पे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कोई पब्लिशर है, राइटर है, उसके बुक पे कॉपीराइट लगा हुआ है, ठीक, और उसी बुक को आप दोबारा से प्रिंट कर रहे हो, तो ये वॉइड है, क्योंकि आप उस दूसरे जो जो ओरिजिनेटर था उस पर्टिकुलर चीज का, जैसे बुक का हो गया, तो उसको आप इंजरी दे रहे हो, आप हार्म कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये लॉ इसको फॉरबिड करता है। ठीक, या दूसरा एग्जांपल ये, अ प्रॉमिस टू रीपे हिज डेट बाय डूइंग मैनुअल लेबर डेली फॉर अ स्पेशल पीरियड। जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं रोज आपका मजदूरी वाला काम करूंगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और मैं अपना सारा लोन चुका दूंगा और इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, और इंटरेस्ट मैं तब पे करूंगा हाई रेट पे अगर मेरे से डिफॉल्ट हो रहा है। अब ठीक है, मैनुअल लेबर एक तरह का कंसिडरेशन है, ठीक है, किस चीज का कंसिडरेशन है, लोन का, जैसे अब उस पर्सन ने लोन लिया है, उसको चुकाना है, तो उसके बदले में वो काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कंसिडरेशन इलीगल है, क्यों इलीगल है, बिकॉज इट अमाउंट्स टू स्लेवरी ऑन द पार्ट ऑफ ए, पार्टी जो है वो लेबर वर्क कर रही है, तो इस केस में उसको इंजरी हो रही है, इसमें स्लेवरी का पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये कंसिडरेशन इलीगल है। एंड ऑब्जेक्ट भी इलीगल है, ऑब्जेक्ट इसलिए इलीगल है क्योंकि वो कह रहा है कि मैं कुछ टाइम के लिए काम करूंगा और अगर मैं नहीं पे कर पाया तो मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देने को तैयार हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी इलीगल है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो गया ये दोनों ही चीजें, तो इसलिए ये चीज इसमें कवर्ड है।
when consideration involves injury to the person or property of another. अच्छा ये इसमें थोड़ा सा और प्रोसीड करने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग दैट if you people like you are studying on a daily basis whatever, and I am always ready to give you all sort of information, knowledge, any, I'm ready to solve all your queries. But still, like if I am teaching through this module of our institute, which is the most safest and secure one, ठीक है, जिसमें सब चीज़ें कवर्ड हैं, जिसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसे पढ़ लिया। लेकिन तब भी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े, then please do reply, do mention on the comment box, and don't forget to subscribe the channel and click on the bell icon for new updates. तो उस पे ज़रूर आप करिएगा फोकस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो मैं नोट्स के लिए एक स्पेशल क्लास भी रिकॉर्ड कर दूंगी आप सबके लिए, ठीक है। बाकी मैं पढ़ा दे रही हूँ इससे। अदरवाइज इफ यू रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स, इफ यू फील लाइक दैट इन सच टॉपिक some short notes or brief notes are required, then please do message. I'll definitely record another class on the notes itself. That would be exclusively for notes only. अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। इमोरल मीन्स व्हेन इट इज अनलॉफुल। अनलॉफुल तो हम पढ़ी रहती देर से, अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इमोरल का मतलब क्या हुआ, किसी को हार्म पहुंचाना, वो तो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में कवर कर लिया। लेकिन कोई ऐसी चीज करना जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक यू पीपल वुड हैव स्टडीड इन योर स्कूल टाइम, इन योर स्कूल डेज, सब्जेक्ट नोन एज मॉरल साइंस। उसमें आपको क्या दिखाया सिखाया जाता था कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। Like you should be humble, you should be polite, you should be obedient. All these things were taught to you in those school days. Exactly. तो अब ये immoral वाली जो चीज है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट हो ना, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, अग्रीमेंट हो, वो ठीक होना चाहिए, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हो, आपके बेनिफिट के लिए तो हो ही। जैसे कई लोग अपना बेनिफिट देख लेते हैं लेकिन सोसाइटी को, नेचर को इग्नोर कर देते हैं। तो इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, सोसाइटी फ्रेंडली हो, तभी वो चीज जो है मॉरल को, मोरालिटी को जस्टिफाई करेगी, ठीक है। जैसे इसमें जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ अ house knowingly led to a prostitute who carries on her vocation there. Like if she is carrying her business there and the object is immoral, consideration is automatically unlawful because the object here is unlawful, illegal. तो consideration automatically immoral हो ही जाएगी। तो रेंट पे करने का सवाल जो उठेगा, that will be void, always considered void in this case. And if the landlord is thinking of, like if he is not able to recover the rent, and if he is thinking of filing a case, filing a suit against that prostitute, then he will not be able to enforce it in the court of law, क्योंकि कोर्ट इसको फर्स्ट सेंस में ही बोल देगा void ab initio है, ठीक है। या जैसे एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि पी ने एक मनी, कुछ अमाउंट दिया डी को, एक मैरिड वुमेन, टू एनेबल हर टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। एंड डी हैड agreed to marry him soon as she could obtain the divorce. It was held that P was not entitled to recover the amount. Now, see, such kinds of acts are, immoral. ये implied है, ये पढ़ के ही समझ आ जाता है कि इस टाइप के acts immoral हैं। एक पर्सन ने मनी दिया, कुछ अमाउंट एडवांस किया, लोन दिया एक पर्टिकुलर वुमेन को कि वो डिवोर्स ले सके और जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर पर्सन से शादी कर लो, तो दिस इज इमोरल, ठीक है, इट्स अनएथिकल। ये सब चीजें अनएथिकल भी इस वर्ड में कवर होंगी। ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आप नॉर्मल सेंस में ही समझ जाएंगे कि ये गलत है, तो वो इसलिए इमोरल की डेफिनेशन में कवर होते हैं।
एंड नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट इसमें है, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी का मतलब, पब्लिक पॉलिसी का मतलब इसमें क्या है, कम्युनिटी के हित के लिए हो, सोसाइटी के हित के लिए होना चाहिए, है ना। अब इसके कुछ अग्रीमेंट्स कवर्ड हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी को आप थोड़ा सा डिटेल में समझो, ये नहीं कि इसका मीनिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड है या बहुत ही इंक्लूसिव है, ठीक। तो बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं विच आर वेरी वेल एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट दैट कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें वैसे तो ये तो हमें पता है अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा अगर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, सोसाइटी के हित में नहीं है, लेकिन उसके कुछ अग्रीमेंट्स के जो एग्जांपल्स इसमें कोट किए हुए हैं ना, अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये हम पढ़ लेते हैं। ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं अपने इस क्लास में, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा हमारी क्लास का, दैट विल बी वॉइड अग्रीमेंट्स, जो बहुत डिटेल में कवर्ड है, और इसके बाद फिर हमारा एंड होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला चैप्टर एंड अप होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, ट्रेडिंग विद एनिमी। नाउ इफ इंडियन, यू all would be knowing very well that India and Pakistan war is running, that cold war is running. I'm not talking about that कि जैसे कोई war अनाउंस हुआ है, no, cold war is running, ठीक है। एंड हर फ्रीक्वेंट बेसिस पे अटैक्स होते रहते हैं कश्मीर में, ये सब everyone would be knowing this very well. Now if any person is, you know, having any such kind of agreement, is initiating any such kind of agreement with that enemy country, क्योंकि वो तो enemy country में ही आ जाएगा ना, तो enemy country के साथ कोई भी agreement कर रहा है इंडियन सिटीजन कोई पाकिस्तानी सिटीजन के साथ, ठीक, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन सॉर्ट ऑफ नहीं लिया गया है, लाइसेंस नहीं लिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होगा, जाहिर सी बात है, और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम इसमें यही दिया, एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिजियंस टू गवर्नमेंट दैट वॉर विद इंडिया, ठीक है, विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is opposed to public policy. Agreement to trade offends against public policy by tending to prejudice the interest of state in times of war. यानी कि जब कोई भी ऐसा sort of agreement होगा enemy country के साथ ना, तो ये चीज बायस किसके साथ होगी, अपनी खुद की स्टेट के लिए ये बायसनेस वाली बात हो जाएगी, एक अनफेयरनेस वाली बात आ जाएगी इंडिया के लिए जब एक्चुअली वॉर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि यूनिटी तो है ही नहीं, बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के जो हिडन वे में और स्टेल्थली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तानीज के साथ, ठीक है, जो कि वॉइड है, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कर रहे हैं। तो जब एग्जैक्ट वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है इस केस में, तो ये बहुत ही अनफेयर हो जाएगा, इंडिया के लिए बहुत गलत हो जाएगा कि यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, यूनिटी नहीं है और हिडन तरीके से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं एनिमी कंट्री के साथ। तो ये अग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग विद एनिमी। सेकेंड पॉइंट बोलता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन? एन अग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम running their normal course using force tends to be a perversion or an abuse of justice. The principle is that one should not make a trade of felony. Compromise of any public offence is generally illegal. Under the Indian Criminal Procedure Code, there is, however, a statutory list of compoundable offences and agreement to drop proceeding related to such offences, with or without the permission of court. ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, thus where A agrees to sell certain land to B in consideration of B, abstaining from taking criminal proceeding against A with respect to an offence which is compoundable,
Agreement is not opposed to public policy, but it is otherwise if the offense is uncompoundable. अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो आप सबको समझनी पड़ेंगी इस चीज से रिलेटेड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन होता क्या है। पहले तो ये समझा जाए स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है। अब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मीनिंग जो बेसिक टर्म्स में लिखा है वो ये है, अग्रीइंग इन कंसिडरेशन ऑफ रिसीविंग अ पेक्यूनियरी एडवांटेज टू एब्सटेन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस, नॉट गिविंग राइज टू अ सिविल रेमेडी। एक तरह से आपने दूसरे पार्टी के साथ एक समझौता किया, एक अग्रीमेंट किया, उस पार्टी ने जैसे आपका गलत एडवांटेज लेने की कोशिश की होगी, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की होगी, तो आपने ऐसा कहा कि देखो मुझे इतना अमाउंट दे दो तुम, ठीक है, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ सूट नहीं फाइल करूंगा, क्योंकि उसका क्राइम ऐसा है। अब वो डिपेंड करता है उसका क्राइम कैसा है, उसने ऐसा क्या किया है जिसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी कह रही है कि मुझे कंसिडरेशन दे के, पैसा दे के मामला सेटल कर दो अभी इसी वक्त, मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं इनिशिएट करनी है। तो अब ये देखना है कि क्राइम क्या किया है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि अनकंपाउंडेबल ऑफेंस है। देखो अब इसमें ये देखना पड़ेगा हमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंडेबल, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये टर्म ऐसा है कि आपको फाइनल तक भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से यूज होता है अलाइड लॉज में। जो सीए फाइनल में जो टॉपिक है अलाइड लॉज, उसमें ये बहुत अच्छे से यूज होता है। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑफेंस का मतलब अ क्रिमिनल एक्ट इन विच अ पर्सन अग्रीज नॉट टू रिपोर्ट द अकरेंस ऑफ क्राइम और नॉट टू प्रोसिक्यूट इन एक्सचेंज फॉर मनी। जैसे कि मनी को एक्सचेंज करके, पैसा एक्सचेंज करके कोई भी एक्टिविटी को रिपोर्ट ना करना, ठीक है। मनी भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कोई प्रॉमिस भी हो सकता है, मॉनेटरी गेन भी हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जाएंगी, ठीक है। जैसे कि थेफ्ट हो सकता है, ट्रस्ट का ब्रीच होना, या कोई मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो वो कंपाउंडिंग में आ जाएंगे, ठीक। और नॉन कंपाउंडिंग क्या होंगे, इसी का उल्टा, दोज कैन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पहले तो ये होते हैं कि जिनको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट कैन अग्री टू टेक बैक द चार्जेस लेवीड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, पार्टीज उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं। तो उसकी पर्टिकुलर एक लॉ में, पहले तो आप मीनिंग समझ लो, क्योंकि उसमें अगर आप डिटेल में जाओगे अभी तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, तो उसमें डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ मीनिंग समझने की जरूरत है कि हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोलना क्या चाह रहा है, कि क्यों ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। तो जैसे अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसमें लास्ट में यही लिखा है कि वैसे अग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को लैंड बेच रहा है और उसके बदले में वो उससे ये कह रहा है कि तुम कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग मत लेना क्योंकि मैंने ये क्राइम कमिट किया है, तो वो अग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो वो इसका मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, यानी कि उसमें कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, वो एक्शन, जो अग्रीव्ड पार्टी है बोल सकते हो, वो अक्यूज्ड या जिसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, उसके खिलाफ एक्शन ना भी ले तो चल जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना करे तो चल जाएगा, इसलिए वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में आते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। मनी के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू, इन सब के थ्रू, इन सब कंसिडरेशंस या प्रॉमिस के थ्रू वो सेटल हो सकते हैं। अनकंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस वो होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो ऐसे ही सेटल नहीं होते हैं, जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में ये चीज कवर्ड है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब पहले तो ये हुआ कि जैसे कोई भी अग्रीमेंट एंटर करना नया,
जो ऑलरेडी पुरानी प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, नॉर्मल कोर्स में जो चल रही हैं, उनके रिस्पेक्ट में नया अग्रीमेंट करना। नया अग्रीमेंट ये करना कि प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाए, कोर्ट की परमिशन उसमें ना हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना हो, एंड उसमें कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो। कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रॉपर्टी या प्रॉमिस। तो ये कवर है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में। लेकिन इसमें ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हुए, यानी कि सीरियस ऑफेंसेस, तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होंगे। ठीक है, एक बार अगर कंपाउंडिंग है, इतने सीरियस नहीं है, तो फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होंगे। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरल रूल तो यही बोल रहा है कि अग्रीमेंट वॉइड होगा when there is an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using force. ठीक है, tends to be an abuse of justice, तो agreement void होगा कि अगर जैसे कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, कोर्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे थ्रेट वगैरह, नॉर्मल जनरल रूल ये बोल रहा है कि इस टाइप के अग्रीमेंट वॉइड होंगे। लेकिन सीरियस ऑफेंसेस हैं अगर, जो ऐसे ही ले दे के सेटल नहीं हो सकते हैं, तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होंगे, अगर वो ऐसे ही ले दे के सेटल हो गए तो। समझ आया? और अगर वो कंपाउंडिंग है, ज्यादा सीरियस नहीं है, थेफ्ट हुआ, जैसे दोनों पार्टी सेटल करने के लिए अग्री हो गई बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के, तो पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है उससे। और अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस है और ऐसे ही दो पार्टी सेटल कर रही, तो वो पब्लिक के खिलाफ इसलिए क्योंकि सोसाइटी के लिए वो अनजस्टिस हो जाएगा, एक तरह से अब्यूज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। कल को वो पर्टिकुलर अक्यूज्ड जिसने ऐसा गलत काम किया है, मान लो थेफ्ट ही किया है, प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, तो वो कल को किसी और की प्रॉपर्टी का भी अनड्यू एडवांटेज ले सकता है, या कुछ हार्म पहुंचा सकता है, डिटेन कर सकता है उसको। तो इसलिए वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, तो जो भी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, हम कोर्ट का कोई भी अब हेल्प नहीं लेंगे, प्रोसीडिंग्स अपनी कैरी ऑन नहीं करेंगे और आपस में सेटल कर लेंगे, तो उसमें ये आपको देखना ज़रूरी है, सब्सटेंस बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है वो देखना ज़रूरी है कि वो कंपाउंडिंग ऑफेंस है कि अनकंपाउंडिंग ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडिंग बेसिकली। तो वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर कि नॉन कंपाउंडिंग दैट इज दे आर सीरियस ऑफेंसेस, उनमें कॉम्प्रोमाइज ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता है। हिंदी में ही जैसे आप एक साइड में नोट बना के लिख लीजिए, कंपाउंडिंग जो इजीली कॉम्प्रोमाइज होके सेटल हो सकता है, ठीक, ज्यादा सीरियस नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अब मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी का मतलब, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मेंटेनेंस मतलब एक पर्सन प्रॉमिस करता है एक स्यूट मेंटेन करने में जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। Champerty मतलब agreement in which a person agrees to assist another in litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the proceeds of the action. Champerty मतलब Champerty में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि जैसे कोई लॉयर है, ठीक है, एडवोकेट हो गया, तो वो ठीक है असिस्ट कर रहा है दो पार्टीज की लिटिगेशन में, दो पार्टीज का जो केस चल रहा है, और फिर वो उससे ये कह रहा है कि तुम अगर केस जीत जाते हो तो तुम्हें जो भी प्रोसीड्स मिलेंगी ना इस एक्शन में, जो भी तुम्हें एक तरह का रिवॉर्ड मिले कोर्ट से या कॉम्पनसेशन मिले, तो उसका कुछ पोर्शन, उसका जैसे 33%, 50%, वॉट एवर द रेट में बी, वॉट एवर द केस में बी, वो मुझे हैंड ओवर कर देना। तो चैम्पर्टी होता है। मेंटेनेंस ये होता है कि पर्सन प्रॉमिस करता है एक सूट में, एक पर्टिकुलर लीगल केस में हेल्प करने के लिए जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब वो बाद में डिमांड नहीं करता है कि मुझे इतने इतने प्रोसीड्स चाहिए या मुझे इतना शेयर चाहिए, अगर केस में यू बिकम सक्सेसफुल देन। अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं साफ साफ। क्या, अगर फंड सप्लाई हो भी रहे हैं ना, जैसे मेंटेनेंस में तो इंटरेस्ट है नहीं पर्सन का, लेकिन तब भी अगर वॉलंटरली जो उसका क्लाइंट है वो उसको कुछ अमाउंट दे भी दे रहा है,
एडवोकेट को, तो वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और उसमें मैलिशियस मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे एक दूसरी पार्टी के साथ बायसनेस करके उसको सप्रेस करना, ठीक है, और वो जो भी अपने पॉइंट्स रेज कर रहा है और वो वैलिड पॉइंट्स हैं, वो लॉ की नज़र में सही पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको गलत प्रूफ करना, ठीक है, ये एथिकल नहीं है। तो बोनाफाइड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, जो कि जस्ट हो, जो कि अनबायस हो, तभी वो वैलिड माना जाएगा मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का अग्रीमेंट। नहीं तो अगर वो अनरीजनेबल है, जैसे प्रोसीड्स का पेमेंट ही अनरीजनेबल तरीके से हो रहा है, या ऐसा अनरीजनेबल है कि जो पार्टी बेसिकली, एक पार्टी अगर जीत रही है केस, ठीक है, दूसरी पार्टी के साथ, लेकिन वो अनजस्ट होके जीते हैं, गलत चीज प्रूव करके जीते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड बोनाफाइड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मैलिशियस मोटिव नहीं होना चाहिए, जैसे गैम्बलिंग में होता है, गैम्बलिंग का होता है, या दूसरी पार्टी को गलत प्रूफ करना जबकि वो सही है, एनकरेज करना सूट्स, ठीक है, अनराइटियस सूट्स यानी कि गलत एलिगेशंस लगाना, तो वो सब चीजें कवर नहीं होनी चाहिए। अगर वो कवर हो रहा है ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट या जो भी अग्रीमेंट इनिशिएट हो रहा होगा वो वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। तो ये है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंसेस। कोई भी अग्रीमेंट है, लाइक अब इसमें एग्जांपल है, जैसे अग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण, if a person is willing to get any such kind of Bharat Ratna award, and he has he is associated with one of the government officials, or with one of those delegates who are directly related to the president of India and the prime minister, and he is in his he is totally using informal means and unfair means to obtain such kind of award without displaying his own टैलेंट। जैसे ये सब अवार्ड्स तब दिए जाते हैं ना जब अपना कोई टैलेंट शोकेस हो, या आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है कंट्री की तरफ, ब्रेवरी दिखाई है, ठीक है, बट in his particular case there are no such kind of you can say records attached to him, such good records, and without any such kind of motive, like he is not having any such kind of records to be shown, to be proven in front of the country कि मैंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है, उसके बाद भी ही इज गोइंग फॉर सच अवार्ड्स, और वो कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे अवार्ड मिल जाए, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग फॉर इट बैडली, तो वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। कि जैसे वो ऐसे प्रे करें, या उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन से कहें कि मुझे इतना ये अवार्ड दे दो, मैं आपको इतना मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, तो वो चीज़ गलत है। या फिर एक अग्रीमेंट होना जिसमें पब्लिक सर्वेंट को पैसा दिया जा रहा है कि तुम ऑफिस से रिटायर हो ताकि दूसरे पर्सन का अपॉइंटमेंट हो सके, तो दिस इज वॉइड। तो ये सब चीज़ें पब्लिक ऑफिस में जैसे अग्रीमेंट हो रहे हैं ना, तो ये चीज़ गलत है, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। जैसे अगर किसी को ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट करना, सरकारी ऑफिस में, लेकिन लीगल तरीके से नहीं, सोर्सेज के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू उसका जैसे जुगाड़ लगवाया जाता है, और बोला जाता है, जैसे बहुत से ऐसे भी लोग हैं आज की डेट में जो आपसे कहेंगे कि हम आपको इस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में क्लर्क या पीओ की जॉब लगवा देंगे, सरकारी नौकरी है, इतना इतना पे होगा, बस आपको इतना हमारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो दोज अग्रीमेंट्स आर वॉइड। समझ आ रहा है कि नहीं? अब पब्लिक को सर्व करने के लिए किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट करना, और वो भी गलत तरीके से, कि उसमें मनी कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है मोनोपोली बनाने के लिए, कि हम अपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मोनोपोली बनाएं ताकि कस्टमर्स मेरे पास सारे अट्रैक्ट हों, और जितने भी दूसरे सेलर्स हैं
सप्लायर्स हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका काम बंद हो जाए, तो दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। देन मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, जैसे रिवॉर्ड या कंसिडरेशन ले दे के मैरिज तोड़वाना, ठीक है, तो दिस इज टोटली वॉइड। कि जैसे कुछ कंसिडरेशन दी और फिर कहा कि मैरिज तोड़ दी जाए, तो दिस इज कम्प्लीटली वॉइड, ये नहीं होगा, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करते हैं। नाउ इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, अब इसमें जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जजेस हो गए, ठीक है, और भी ऑफिसर्स हो गए जो जज में बेसिकली एम्प्लॉयड होते हैं, उनको इंड्यूस करना, उनको कन्विंस करके बेसिकली कोई भी अमाउंट देना कि आप ये रखो और मेरा केस, जो भी इस पर्टिकुलर केस का जजमेंट रूलिंग निकले वो मेरे फेवर में निकले, तो दिस इज कम्प्लीटली वॉइड। या विटनेस या जो भी एविडेंस हो वो टैम्पर कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो और इतना अमाउंट रख लो, ठीक है, या किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बेसिकली ब्राइब करना, तो दिस इज वॉइड। इस टाइप के अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, ये जस्टिस के, जो भी जस्टिस का प्रोसीजर होगा उसके खिलाफ है। ठीक, इसके अलावा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस। अच्छा, ये क्या है, जैसे कि अब एक फर्म का मैनेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट पास करने को तैयार हो जाता है अगर उसे 2 लाख रुपए एक दूसरा पर्सन दे दे, या एक कोई अग्रीमेंट एजेंट कर रहा है, ठीक है, एन अग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसेंट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी। अब जैसे प्रिंसिपल एजेंट को साइन करता है कि तुम ये कुछ डिलीवर कर देना और इतना अमाउंट ले आना, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन दूंगा, लेकिन एजेंट क्या कर रहा है, वो अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि मुझे इतना कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है, और वो दूसरी पार्टी के साथ अपना ही अलग ही कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो एजेंसी का गलत फायदा उठाते हुए, तो दैट इज इनवैलिड। देन कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, ये बोलता है कि अगर जैसे सिंगल कंसिडरेशन या सेवरल कंसिडरेशंस हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसमें क्या वो अग्रीमेंट वॉइड होगा? For example, A promised to superintend on behalf of B a legal manufacturer of indigo and an illegal traffic in another articles. B promises to pay A salary of 20,000 per month. अब ये void इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट A का गलत है, कंसिडरेशन B का अनलॉफुल है। देखो, कंसिडरेशन अगर पूरी तरह से नहीं, पार्ट्स में भी अगर गलत है ना, तो पूरे अग्रीमेंट को void बना देता है। तो इसमें ये लिखा है कि देयर इज नो प्रॉमिस फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन इफ देयर इज एनीथिंग इलीगल इन अ कंसिडरेशन व्हिच मस्ट बी टेकन एज अ होल। The general rule is that where the legal part of contract can be severed from illegal part, the bad part may be rejected and good can be retained. But where illegal cannot be severed, contract is void. If there is a contract which is being initiated in which there are two parts, the legal can be separated from the illegal. Severed means separated. And if it is being separated easily, the bad part which is rejected and the good which is left ऐसे ही छोड़ दिया गया उसको, तो तब अग्रीमेंट भली वैलिड समझा जा सकता है। लेकिन अगर वो इलीगल पार्ट लीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा। जैसे ए अगर बी के बिहाफ में ये बोलता है, बी एक अलग ही इंडिगो मैन्युफैक्चरर है, इंडिगो का आप लोग ने नाम सुना होगा, और दूसरे आर्टिकल्स में गलत ट्रेडिंग करता है, मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करता है, तो बी ए को सैलरी देने को तैयार है 20,000 पर मंथ, एंड ए उसको सुपरिंटेंड करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सुपरिंटेंड, सुपरिंटेंड मतलब वो मैनेज करेगा उसकी एक्टिविटी, और उसके बदले में बी उसको 20,000 देगा। अब क्योंकि देखो, इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे इलीगल आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो ये अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड है, क्योंकि ए इस काम में बी की मदद कर रहा है, जो चलो इंडिगो बना रहा है लेकिन इलीगल काम भी कर रहा है, इलीगल आर्टिकल्स की भी डीलिंग कर रहा है, तो बी तो गलत है ही। बी का जो
कंसिडरेशन है ए को वो भी गलत है, और ए जो उसकी हेल्प कर रहा है उसको मैनेज करवा रहा है तो वो भी गलत है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम विल बी डिस्कसिंग वाइड अग्रीमेंट्स इन डिटेल, जो कि हमारे इस टॉपिक का इस पर्टिकुलर यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का कवर करके कोशिश करेंगे कि चैप्टर एंड कर दें। ठीक है, सो टेकिंग लीव फॉर टुडे and hope you guys enjoyed the session and liked it. तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि अब आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा, एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपना बाकी का टॉपिक और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, थैंक यू।